सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे हमारे साथ जो भी एक जर्नी चल रही है उस जर्नी को। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर के आया हूँ स्नैपशॉट बुक से, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3। उसका फर्स्ट लेक्चर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और हमारे इस चैप्टर का नाम है रंगाज मैरिज। ठीक है गाइस, तो रंगाज मैरिज जो है ये एक बहुत ही, आप ये मान लीजिए कि इंजॉय करने लायक चैप्टर है। लेकिन एज यूजुअली जैसे हर चैप्टर के लास्ट में हमें कुछ ना कुछ जानने को, कुछ ना कुछ सीखने को, कोई मॉरल वैल्यू या किसी ना किसी तरह की एजुकेशन हमें ज़रूर मिलती है। इस चैप्टर में भी हमारे साथ यही होने वाला है। लेकिन जब तक हम उस पॉइंट तक नहीं पहुंचेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू एंजॉय दिस चैप्टर। आज हम लोग इस चैप्टर को बस केवल एंजॉय करने का काम करेंगे। ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट एनी डिले। तो इस चैप्टर में आपके जो कैरेक्टर्स आने वाले हैं वो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है श्यामा, जो कि नरेटर हैं, जो खुद स्टोरी को सुनाने वाले हैं, कि उनके नज़रिए से हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। मैं यहाँ गया, मैंने उसे ऐसा कहा, उसने मुझे देखा। तो जो स्टोरी हम लोग देखेंगे वो किसके नज़रिए से देखेंगे? श्यामा जो नरेटर है उनके नज़रिए से देखने वाले हैं। रंगा जो है ये एक गांव का लड़का है और एक ऐसे गांव से बिलोंग करता है जहां के लोग ज़्यादातर बाहर पढ़ने नहीं जाते, गांव में ही अपनी शिक्षा दीक्षा करते हैं। लेकिन ये बेंगलोर जाता है, वहां पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके वापस आता है। और ये जो रंगाज मैरिज है ये इसी की शादी की कहानी है कि किस तरीके से इसकी शादी होती है। थर्ड कैरेक्टर हमारा यहाँ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रत्ना। तो रत्ना 11 साल की वो लड़की है जिसकी शादी करने के लिए श्यामा जी जो है ये पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग और कुछ ना कुछ करते हैं ताकि इन दोनों की शादी हो सके। और लास्ट हमारे यहाँ पर कैरेक्टर आते हैं शास्त्री जी। शास्त्री जी गांव के एक एस्ट्रोलॉजर हैं जो उसी गांव में रहते हैं और ज्योतिषी का काम करते हैं, यानी कि कुंडली देखना, कुंडली बनाना, विवाह के लिए कुंडली का मिलान करना, ये सारे के सारे काम करने वाले कौन है हमारे यहाँ पे? शास्त्री जी कैरेक्टर हैं। तो ये चैप्टर एक्चुअल में है किस बारे में? हमेशा की तरह समरी तो मैं बताने नहीं वाला, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बहुत प्रेशर आता है, बहुत लोग कहते हैं सर समरी पहले बता दीजिए। नहीं बताऊंगा, इंट्रोडक्शन बताऊंगा। ठीक है, तो हम समरी तो डिस्कस नहीं करने वाले। समरी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। चैप्टर वाइज में आपके लिए समरी लेकर के आऊँगा, एक एक चैप्टर की एक एक समरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले रहेगा। तो इस चैप्टर में हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो गांव से शहर चला जाता है पढ़ने के लिए, वापस आता है और वापस गांव में आने के लिए जहां पर चैप्टर स्टार्ट होता है, सब लोग बस ये देखने के लिए क्यूरियस है कि उसका नेचर वैसा ही है कि बदल गया। तो इस चैप्टर में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि शहर जाकर के जो लोग गांव वापस आते हैं, जो केवल पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए शहर जाते हैं, साइकोलॉजिकली उनमें चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं, आते हैं तो किस हद तक आते हैं, क्या रंगा के अंदर इस तरह के कोई चेंजेस आए या नहीं आए, ये सारी की सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। उसके बाद में कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो है ये थोड़ा सा एक प्लानिंग, प्लॉटिंग, या जैसे कि भोलू किस्म के जो बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से बहलाया फुसलाया जाता है, उन चीज़ों को टच करते हुए चलेगा। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देगा ऑन चाइल्ड मैरिज, यानी कि बच्चों की जो शादी कर दी जाती है उनके एडल्ट होने से पहले बाल विवाह जो है उस पर ये चैप्टर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस पॉइंट को भी टच करता हुआ चलेगा। तो देखते हैं कि रंगा की मैरिज जो है वो इतना बड़ा रहस्य का विषय क्यों है कि उसके बारे में एक पूरा का पूरा चैप्टर है। तो यहाँ पर हमारे मस्ती वेंकटेश यंगर साहब हैं जिन्होंने इस पूरे के पूरे चैप्टर को लिखा है और इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी चीज़ों को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ठीक है, चलिए तो अपने चैप्टर को हम डिटेल में स्टडी करना शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 रंगाज मैरिज। मस्ती वेंकटेश यंगर जो है इसके राइटर है। रंगा द अकाउंटेंट सन, यानी कि रंगा जो है वो एक अकाउंटेंट का बेटा है, आप हिंदी में कह सकते हैं एक मुंशी का बेटा है, जो सेठ जी के यहाँ पर किसी एक व्यापारी के यहाँ पर उसका हिसाब किताब रखने का काम करते हैं। इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज फॉक, यानी कि ये अलग किस्म का व्यक्ति है, यानी कि सामान्यतः गांव में जिस तरह के लोग रहते हैं, अमंग द विलेज फॉक का मतलब क्या है कि गांव के लोगों के बीच में ये एक अलग ही किस्म का व्यक्ति है। हु हैज बीन टू द सिटी टू पर्पस हिज स्टडी, जो कि शहर रहकर आया है और शहर रहने का
उसका कारण क्या था? टू परस्यू, परस्यू का मतलब पूर्ण करना या अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना, हिज स्टडी। ठीक है, हु हैज बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज, जो अपनी पढ़ाई को करने के लिए, विद्या अध्ययन के लिए वह शहर गया है। व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज, जब वह अपने गांव लौटता है, फ्रॉम द सिटी ऑफ बैंगलोर, बैंगलोर सिटी से, द क्राउड्स मिल अराउंड हिज हाउस, तो बैंगलोर से वह पढ़ करके वापस अपने शहर आता है, अपने गांव आता है, और गांव के जितने लोग हैं वो सारे के सारे लोग उसके घर को घेर लेते हैं, मारने पीटने के लिए नहीं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा की वजह से, कुछ जानना चाहते हैं। देखते हैं क्या जानना चाहते हैं। टू सी वेदर ही हैज चेंज्ड और नॉट, ये देखने के लिए कि व्यवहार में, स्वभाव में, संस्कार में कोई परिवर्तन आया है या नहीं आया। हिज आइडियाज अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट, और आर दे, यहां पर यह कहा गया है कि उसके जो विचार हैं शादी के बारे में वो काफी अलग हैं। यानी कि गांव के लड़कों का शादी के बारे में जो विचार होता है उस सामान्य विचार से थोड़ा सा इसका विचार अलग है। क्या वास्तविकता में है या वही विचार है जो बाकी लोगों का होता है? तो इसी चीज को देखने के लिए हमें आगे का चैप्टर देखना होगा। व्हेन यू सी दिस टाइटल, जब आप ये शीर्षक देखते हैं, क्या है शीर्षक, क्या है चैप्टर का टाइटल, क्या है? रंगास मैरिज। तो जब आप ये टाइटल देखते हैं, सम ऑफ यू में आस्क, तो आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं रंगास मैरिज मतलब ऐसा क्यों? रंगास मैरिज, सीधा रंगा की शादी, इतना सा टाइटल। वाई नॉट रंगनाथ विवाह, ऐसा क्यों नहीं कहा गया कि रंगनाथ का विवाह, या ऐसे नहीं कहा गया कि रंगनाथ की विजय, ऐसा क्यों नहीं कहा गया? मतलब इसका थोड़ा सा फैसिनेटिंग, थोड़ा सा और आकर्षक, थोड़ा सा और क्यूरियोसिटी पैदा करने वाला जो है टाइटल हो सकता था। लेकिन ऐसा क्यों? आप लोगों को पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों, इतना सिंपल क्यों है? कई बार कुछ चीजें सिंपल होते हुए ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, है ना। कॉम्प्लिकेटेड चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कई बार नहीं होती जितनी कि सीधी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। वेल यस, हाँ, खैर, आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग लाइक वन जगन्नाथ विजय या गिरिजा कल्याण। हाँ, मैं जानता हूं कि मैं कुछ और इस्तेमाल कर सकता था, भारी भरकम। माउथ फीलिंग का मतलब क्या है? जिसको बोलने में ऐसा एकदम भारीपन महसूस हो, ऐसा भारी भरकम कोई एक टाइटल में ले सकता था, शीर्षक ले सकता था, जैसे जगन्नाथ की विजय या फिर गिरजा कल्याण। लेकिन तब क्या होता? दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ्स विक्ट्री और गिरिजास वेडिंग। लेकिन ये जो चैप्टर है ना तो ये जगन्नाथ की विजय के विषय में है और ना ही ये चैप्टर गिरिजा की शादी के बारे में है। यानी सामान्यतः ये चैप्टर किस बारे में है? रंगा की शादी के बारे में है, रंगा की मैरिज के बारे में है। इट्स अबाउट आर ओन रंगाज मैरिज। ये केवल हमारा अपना, अरे अपने गांव का, आपनो भाइयों है, उस रंगा की शादी के बारे में है। मतलब बड़ा अपनेपन से, बड़ा प्यार से यहाँ पे ऑथर उसे अपना परिवार का, अपने गांव का सदस्य मानता है। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो माउथ फिलिंग वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती, सामान्य बात कहने पर भी बात सामान्यतः समझ में आ जाती है। एंड हेंस नो फैंसी टाइटल, इसीलिए किसी भी तरह का फैंसी मतलब अच्छा, आकर्षक, अद्भुत किस्म का टाइटल नहीं रखा गया। होसाहली इज आर विलेज, होसाहली जो है वो हमारे गांव का नाम है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। नो, क्या नहीं सुना? व्हाट अ पिटी, कितना बेकार बात है या कितनी दया की बात है कि आपने आज तक हमारे गांव का नाम ही नहीं सुना। बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, लेकिन ये आपकी गलती नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, क्योंकि इस गांव का नाम किसी भी भूगोल की, ज्योग्राफी की किताब में नहीं दिया गया है। दो साहिब्स इन इंग्लैंड, वो जो साहब लोग थे ना जो इंग्लैंड से आए थे, कौन आए थे? अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, जिन्होंने हम पे राज किया था, उनके बारे में कह रहा है। राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट्स। वो लोग जो अंग्रेजी पढ़ते थे, अंग्रेजी में लिखते थे, शायद तक उन्हें पता भी नहीं होगा, उसके इन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि ऐसी कोई जगह अस्तित्व में भी है या भारत में होसाहली नाम का कोई गांव भी है, अस्तित्व में होना या मौजूद होना। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसलिए किसी भी मैप में, किसी भी ज्योग्राफिकल बुक में
इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, कुछ भी नहीं कहा गया है कि ऐसा कोई जगह भी है। आर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे खुद के जो लोग हैं वो भी कई लोग इसके बारे में भूल चुके हैं। यू नो हाउ इट इज, आप जानते होंगे ये कैसे है। दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप, यानी कि वो एक भेड़ के समूह की तरह है। ठीक है, फ्लॉक का मतलब यहाँ समूह के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो फ्लॉक ऑफ शिप का मतलब क्या है, वे सभी भेड़ का समूह है। भेड़ के समूह की क्या विशेषता होती है ना, एक बड़ी फनी विशेषता बताता हूं आपकी, कि भेड़ जो है ना वो अपने आगे वाली भेड़ को फॉलो करती है ना। जैसे कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो भी कई बार इस कैरेक्टरिस्टिक को एक्सेप्ट करते हैं, अपने अंदर कंटेन करते हैं, या उसे बहुत ज़्यादा एडमायर भी कई बार करते हैं कि अरे यार क्या सब्जेक्ट ले रहा है 11th में, मैं साइंस मैथ्स ले रहा हूँ, चल मैं भी साइंस ले रहा हूँ। वो क्यों ले रहा है, उसका क्या कारण है, साइंस मैथ्स पे उसकी कैसी कमांड है, आपका नेचर कैसा है, आपकी किस सब्जेक्ट से बनती है और किस सब्जेक्ट से नहीं बनती। लेकिन क्या है, भेड़ चाल है। कहाँ जा रहे हो भाई, कुएं में कूदने, मैं भी चलता हूँ वो जा रहा है, उसके पीछे पीछे दूसरा भी जा रहा है। तो जो शीप, फ्लॉक ऑफ शीप है, वो ऐसा ही होता है कि अगर एक भेड़ जाकर के खाई में कूद जाती है तो बाकी की भेड़ें आंख खोल के देखती भी नहीं है कि वो कहाँ गया, वो उसके पीछे पीछे जाके 1 बाय 1 सारी खाई में कूद जाती हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सबसे आगे है उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है। तो इसीलिए गांव के जो लोग हैं उनके लिए एक आ गया कि वो लोग भी भेड़ के समूह की तरह हैं। वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, अगर एक जाकर के गड्ढे में गिरती है, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, तो बाकी की जो भेड़ें हैं वो भी आंखें बंद करके उसका अनुकरण करती हैं, उसके पीछे पीछे चलती हैं। आंख बंद करके पीछे पीछे चलना हिंदी में कह देंगे अंधा अनुकरण करते हैं। When both, जब दोनों ही, द साहेब्स इन द इंग्लैंड, वो इंग्लैंड वाले साहेब लोग, एंड आर ओन जोग्राफर्स, हमारे खुद के जो भूविज्ञानिक हैं, जोग्राफर्स हैं, जिन्होंने भूगोल के बारे में सारी चीजें बताते हैं, हैव नॉट रेफर्ड टू इट, उन्होंने भी इसका कभी जिक्र नहीं किया। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कैटोग्राफर, आप उस बेचारे कैटोग्राफर से, यानी कि जो नक्शों का निर्माण करता है, उससे ये आशा नहीं कर सकते, आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते, टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, कि वो आपके गांव का नाम जो है वो मैप पर कहीं लिखे या रखे। कैन यू, क्या आप कर सकते हैं। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, इसीलिए हमारे गांव का नाम, हमारे गांव की आकृति होना तो छोड़ो, हमारे गांव की छाया तक किसी भी मैप पर दिखाई नहीं देती। ये कहीं ना कहीं एक पीड़ा है, ये कहीं ना कहीं एक दर्द है। आज भी कई गांवों के बीच में छोटे गांव बसे होते हैं जिसे बेसिकली हम लोग ढाणी कहते हैं। ठीक है, कई ढाणियां ऐसी हैं जिसका नाम आपको मैप पे दिखाई भी नहीं देगा। कई गांव आज भी भारत में ऐसे हैं जिनका नाम दिखाई नहीं देता, क्योंकि उन्हें बड़े गांवों का एक आउटर हिस्सा मान लिया जाता है, उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती, उन्हें पर्टिकुलर रूप से नहीं पहचाना जाता। ठीक है, ऐसा कई बार होता है और ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। गांव के बाहर कई ढाणियां ऐसी है जो अभी 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले बनी है, और जो लास्ट टाइम मैपिंग का काम हुआ था वो शायद अगर उससे पहले हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उन गांवों का या उन ढाणियों का नाम उस मैप पर होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां पर राइटर का पेन क्या है कि केवल अंग्रेज साहब जो हैं, गोरे साहब की गलती नहीं है, भूरे साहब ने भी यही गलती करी है कि उन्होंने तो हमारे गांव का नाम कहीं नहीं रखा, यहां तक कि जो हमारे यहाँ के नक्शों का निर्माण करने वाले थे उन्होंने भी वही गलती दोहराई और हमारे गांव को मैप पे कहीं पर भी जगह नहीं दी। खास करके जो मैंने भी बात कही ना कि गांवों का नाम नहीं होता है, खास करके वो गांव जो मेन रोड से कनेक्टेड नहीं होते हैं, या वो गांव जिस पे से कोई रास्ता होते हुए दूसरे गांव की तरफ ना जा रहा हो, वो कई बार छूट जाते हैं, अक्सर छूट जाते हैं। तो उन्हें क्या होता है कि रोड से जो लगे हुए गांव होते हैं उन्हीं का इंटीरियर पार्ट मान लिया जाता है, इसीलिए उनका वोटिंग बूथ जो होता है एक जगह पे ही होता है, राशन का एक जगह पे ही होता है, सरपंच उनका एक ही होता है। तो इस तरह की चीज़ें कई देखने को मिलती है। इसे आप ये कह सकते हो कि मॉडर्न ज़माने में आके उन चीज़ों को थोड़ा और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे और बेहतर अभी हो सकता है। ठीक है, ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, ठीक है, कि मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ इन चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन।
जैसा कि अक्सर मेरे साथ भी हो जाता है। बात किसी और चीज के बारे में शुरू हुई, माफी चाहता हूं, लेकिन घूमते हुए हम किसी और दिशा में ही चले जाते हैं या चले गए। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष व्हाट द स्वीट करिगबड़ू इज टू अ फेस्टिव मील। यदि मैं ऐसा मान लेता हूं कि मैसूर जो है वो भारतवर्ष में है, तो जो मिठाई है जिसका नाम है करिगबड़ू, जो कि कन्नड़ भाषा में इसे कहा जाता है, हमारे यहाँ अगर इस मिठाई को आप जानना चाहते हो तो गुंजिया जैसे होते हैं, गुंजिया बोलते हैं इन्हें, ठीक है, गुंजे या गुंजिया बोलते हैं। थोड़े से बड़े होते हैं, ऐसे हाफ मून शेप के होते हैं, उसके अंदर स्वीट जो है पाउडर टाइप का कुछ भरा जाता है, मावे का भरा जाता है। तो करिगबड़ू जो है वो वही चीज़ है। तो करिगबड़ू जो है वो एक फेस्टिव मील है, यानी कि आनंद देने वाला, खाने में अच्छा लगने वाला एक भोज्य पदार्थ है। देन होसाअली इज द टू मैसूर स्टेट व्हाट द फिलिंग इज टू द करिगबड़ू, यानी कि अगर आप एक मिठाई की तरह समझें तो मैसूर जो है उसका करिगबड़ू क्या है, यानी कि मैसूर को अगर मैं करिगबड़ू मान लेता हूँ, गुंजिया मान लेता हूँ, तो उसके अंदर फिल करने वाला जो मावे का मसाला होता है उसे हम क्या मान लेते हैं, वो हमारा होसाअली गांव है। यानी कि एक मिठाई से कंपेयर कर रहा है कि जैसे भारत में होसाअली है, सॉरी जैसे भारत में मैसूर है, वैसे ही मैसूर को अगर मैं एक मिठाई मान लेता हूँ, करिगबड़ू मान लेता हूँ, तो उसमें भरा जाने वाला और मीठा जो मसाला है जिसका वास्तविक टेस्ट आता है वो क्या है, वो होसाअली गांव है। इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फिलिंग इज टू द करिगबड़ू। व्हाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू। और जो कुछ भी मैंने कहा है, यानी कि मैसूर डिस्ट्रिक्ट में वास्तविक स्वाद भरने वाला हमारा गांव ही है, ये बिल्कुल सच है, बिलीव मी, विश्वास करो। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। मैं आप लोगों के क्वेश्चनिंग पे, अगर आप इस चीज पर सवाल उठाते हैं कि भाई तुम्हारे गांव में ऐसा क्या विशेष है, ऐसी क्या खासियत है कि तुमने इतनी बड़ी कंपैरिजन कर दी उसकी, तो मैं उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा। तुम चाहो तो सवाल पूछ सकते हो, तुम चाहो तो मेरी बात पे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी जो राय है, मेरी जो सोच है, मेरी जो ओपिनियन है, मैं उसी से लगा रहूंगा कि मैसूर अगर है करिगबड़ू तो उसमें भरा जाने वाला जो स्वीट फिलिंग है वो मेरा गांव है। यानी कि राजस्थान या यूपी में सबसे बेहतर गांव कौन सा है, मैं आपसे सवाल पूछूं तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, मेरा गांव, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। दैट्स इट। इसके अलावा मुझे और कोई ओपिनियन नहीं चाहिए। हो सकता है आप बोल दोगे यार कि तुम्हारा गांव इतना स्पेशल क्यों है, वो भी तो है, वो भी तो है, वो तुम्हारी इच्छा है। मेरा आंसर यही रहेगा कि मेरा गांव सबसे बेस्ट गांव है। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसाअली। मैं अकेला नहीं हूं जो इतना खुश होकर के, चमक करके या उछल करके अपने गांव के बारे में, होसाअली के बारे में बोलता हूं। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस। हमारे गांव में एक डॉक्टर भी है। हिज नेम इज गुंडा भट्ट। उसका नाम क्या है, गुंडा भट्ट है। ही अग्रीज विथ मी, और वो मेरे साथ सहमत होते हैं इस बात पे कि भैया मैसूर डिस्ट्रिक्ट का सबसे शानदार गांव हमारा गांव है होसाअली। ही हैज बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस। वो काफी कुछ स्थानों पर रह चुका है। नो नॉट इंग्लैंड। इंग्लैंड की मत सोचना, इंग्लैंड में नहीं रहा है, मतलब नॉर्मली मैसूर के आसपास काफी गांवों में रह चुका है। इफ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज बीन देयर ही सेज नो। अन्ना, अन्ना या मतलब अन्ना यानी बड़े भाई के तौर पे कहते हैं कि अगर नो नॉट इंग्लैंड, इफ एनीवन आस्क हिम, अगर कोई उससे पूछता है वेदर ही हैज बीन देयर, क्या वो वहां रहा है, ही सेज नहीं। वो कहता है नहीं अन्ना, मैं वहां नहीं रहा। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। मैंने वो स्थान जो है आप लोगों के लिए छोड़ दिया। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली, और एक पिस्सू की तरह जो पिस्टर्ड होता है, यानी कि जो सताया हुआ होता है, जो परेशान एक जानवर की तरह भागता रहता है, डॉग की तरह। इज नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम। मैंने अपने समय में कुछ स्थानों को देखा है, दो यद्यपि। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी, जबकि वास्तविकता में उसने बहुत सारे स्थान देखे हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर जो है, यहाँ पर इस सेंटेंस से ये कहना चाह रहा है कि जब एक डॉग होता है, स्ट्रे डॉग होता है, आवारा कुत्ता जो होता है, जो सड़क पे रहता है, जब उसके शरीर पे कीड़े पड़ जाते हैं तो उन कीड़ों को कहा जाता है पिस्सू, ठीक है, और इंग्लिश में आप उन्हें कह सकते हैं फ्ली। और वो जब उसे परेशान करते हैं तो वो इधर उधर भागता रहता है। तो ये कह रहा है कि मैं
एक ऐसे डॉग की तरह नहीं हूं जो फ्ली से परेशान किया गया हो कि मैं कभी इधर भागूं, कभी उधर भागूं, कभी इधर। मैं बहुत जगह पे नहीं रहा, मैं यहीं रहता हूं आप लोगों के लिए। बाकी जगह मैंने छोड़ रखी है, जहां जाके जो करना है करो। मैं यहाँ खुश हूं और मुझे लगता है कि ये गांव मैसूर का सबसे बढ़िया गांव है, बात खत्म। जबकि वास्तविकता ये है कि वो पहले बहुत सारी जगह पर रहकर आया है। मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी, कि मैटर ऑफ फैक्ट क्या है, वो काफी जगह पहले देख चुका है। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुछ मैंगो के ट्रीज हैं। यूपी वाले कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से। मैंगो ट्रीज यूपी के अंदर गांव में बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं, आप लोगों के गांव में भी होंगे। बताना अपने भाई गांव का नाम बताना और मैंगो ट्रीज हैं कि नहीं, एक बार बताना मेरे को यूपी स्टूडेंट्स। कम विजिट अस, आइए कभी हमारे यहाँ घूमने के लिए। आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, मैं आपको एक कच्चा आम दूंगा जिसे हम कैरी बोलते हैं, है ना। कच्चा आम क्या कहलाता है, कैरी, जिसका अचार वगैरह भी बनता है, उनमें से एक दूंगा, ठीक है। यानी कि पेड़ों में से बहुत सारे पेड़ जो है ना, उनमें से एक जगह से आपको कच्चा आम मैं आपको खिलाऊंगा। डोंट ईट इट, इसे खाओ मत, जस्ट टेक अ बाइट, जब बस एक छोटा सा हल्का सा बाइट लेकर के देखो। मतलब एक तो होता है पूरा, जैसे आम कैरी दी और पूरी पूरी कैरी खा ली, तो पूरी कैरी नहीं खानी, उसमें से हल्का सा एक बाइट लो, छोटा बाइट लो, और उसका खट्टापन जो है इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र। तो निश्चित तौर पर उसका खट्टापन जो है वो सीधा आपके मस्तिष्क तक पहुंचेगा, ठीक है। उस समय में कंधों की हालत, गालों की हालत, आंखों की हालत बहुत अलग हो जाती है। अगर विश्वास नहीं हो तो कल खा के देख लेना। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। एक बार मैं ऐसा ही फल, यानी कि मैं कैरी जो है घर लेकर गया था और उसकी चटनी बनाई गई थी। ऑल ऑफ अस एट इट, और हम सब लोगों ने मिलकर के उसे खा लिया था। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम, और हमें जो खांसी हो रही थी उससे पहले, आफ्टर दैट, उसके बाद, इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। तो इसके बाद में जब मैं डॉक्टर के पास गया बाकी की जो कफ की दवाइयां हैं उसके लिए, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि स्पेशल क्वालिटी है इस फ्रूट की, यानी कि कैरी जो है, कच्चा आम जो है, वो खाने से खांसी ठीक हो जाती है, कफ जो है वो ठीक हो जाता है। तो जब हम लोगों ने एक बार, मैं ऐसा फल लेकर के कुछ अपने घर गया था, घर वालों ने उसकी चटनी बनाई, हम सब ने मिलकर के खा ली, और पहले जो हमें खांसी हो रही थी वो खांसी ठीक हो गई। और खांसी जब हो रही थी तो उस वजह से पहले डॉक्टर के पास गए थे। जब डॉक्टर को रिविजिट करने के लिए गए, वापस डॉक्टर से मिलने गए, तो डॉक्टर ने बताया कि ये खासियत है इस फल की कि आप अगर सही तरीके से इसे खाते हो तो इससे आपकी खांसी ठीक हो सकती है, ठीक है। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जैसे कि बिल्कुल मैंगो स्पेशल होता है, फलों का राजा है, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। तो वैसे ही हमारे गांव में हर चीज स्पेशल है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर इन द विलेज पॉन्ड। हमारे यहाँ पर एक क्रीपर है, क्रीपर बेल कहते हैं, है ना। जैसे कि मनी प्लांट हो गया, तो मनी प्लांट को हम प्लांट्स की किस कैटेगरी में रखेंगे, तो क्रीपर कहलाएगा, ठीक है। तो क्रीपर जो है, बेल जो है, वो चारों तरफ फैलती है, बहुत अच्छे से पानी में फैली हुई है, जो गांव का तालाब है उसमें। इट्स फ्लावर आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड, यानी कि इसके फूलों को बैठकर देखना ही बहुत ज्यादा आनंददायक होता है, या उससे देखने से बहुत आनंद मिलता है। गेट 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal। आप उसमें से कुछ पत्ते जो हैं वो काट करके ले जा सकते हैं, यानी कि 2 लीव्स जो हैं वो आप उस क्रीपर में से ले जा सकते हैं जब आप उस पॉन्ड पर जाएं आपके नहाने के लिए, बाथ के लिए। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। और उसके बाद में आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि दोपहर के समय में खाना किन पत्तों पर परोसा जाएगा। यानी कि इतने बड़े बड़े उसके पत्ते हैं क्रीपर के कि अगर आप 2 तोड़ करके ले भी जाओ ना, तो आप आराम से ले जा करके घर पे खाना खा सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि साउथ इंडिया के अंदर बनाना लीव्स पे खाना खाया जाता है, तो इस क्रीपर के जो पत्ते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हैं। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप कहेंगे कि मैं इधर उधर की बातें हाँकने लग गया। वापस से रंगा की मैरिज में तो अभी रंगा की केवल बेचारे की एंट्री भी ढंग से नहीं हुई है।
हम इतनी देर पढ़ चुके हैं, लेकिन रंगा की मैरिज में रंगा, मैरिज, रत्ना, शास्त्री जी अभी तक कैरेक्टर आया ही नहीं है। तो हमारे श्यामाजी भाई साहब जो हैं वो थोड़े से बोले कि माफ़ करना भैया, मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। तो ये हर बार इधर उधर निकल जा रहे हैं। पहले इन्होंने मैप पर अपने गांव को ना होने को लेकर के काफ़ी अच्छा टाइम ले लिया हमारा। उसके बाद डॉक्टर वाली बात पे ले लिया, है ना। उसके बाद में स्वीट वाली बात पर ले लिया। अब गांव के अंदर जो पॉन्ड है, उसका जो क्रीपर है, उसके बारे में, उसके पत्तों की क्या खासियत है। उसके बाद में उससे पहले केरी के बारे में और आम के बारे में हमारा काफ़ी टाइम लिया गया। तो ध्यान रखना गाइज, ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया ना एग्जामिनर ने उठा के, डिस्क्राइब द विलेज ऑफ द ऑथर, कि जो गांव है वो कैसा है उसे डिस्क्राइब करो, तो ध्यान रखना, न रंगा, न रत्ना, न एस्ट्रोलॉजर कोई काम नहीं आएगा, कोई भी काम नहीं आएगा। श्यामा जी काम आएंगे, बोले आपकी बात ध्यान से सुन लेते तो अभी एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो जाता। ठीक है, सो बी अवेयर ऑफ दैट। इट इज ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है जब भी मेरे गांव की बात आती है। बट इनफ, लेकिन अब बहुत है। इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी अ लाइन। अगर आप में से कोई आना चाहे तो बस मुझे सूचना पहुंचा दें। आई विल लेट यू नो वेयर होसाहली इज। मैं आपको बता दूंगा कि होसाहली कहां पे है, एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, और यहां पर चीजें सारी कैसी हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट इट। डोंट यू अग्री? अगर आप किसी स्थान को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है आप उस जगह पर जाकर के उसे विजिट कीजिए। बहुत सारे लोगों के मुंह से घूमने के नाम पे, क्योंकि अब जैसे हम लोग सब एक ऐसी एज हो गई है कि सब मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब जॉब में भी हैं, किसी का बिजनेस भी है, कोई अदर जो है सर्विसेज में भी लगे हुए हैं। उन्हें घूमने की बात जैसे उनको कह दो ना कि ले यार एक काम करते हैं कि उत्तराखंड घूमने चलते, क्यों, क्या है वहाँ, क्या है, पहाड़ी पहाड़, बस पहाड़ी पहाड़, वहाँ जाते रहो, बस ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर सड़कें जाती है, वहाँ जाते रहो, बस क्या है उसमें, क्या है। उनको बोलो भाई चलो कहीं पे गोवा वगैरह या कहीं दूसरी किसी सी साइड पे चल लेते, वहाँ क्या है, पानी पानी, पानी तो यही है, अपने यही बहुत पानी है, वहाँ क्या पानी देखने जाना। तो कुछ लोग मनूस होते हैं, बाय नेचर ही मनूस होते हैं, बाय डिफॉल्ट ही मनूस होते हैं। तो ऐसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए घूमने फिरने के बारे में। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपको किसी जगह के बारे में वास्तविकता में जानना है तो वहां जाने से पहले अंदाजा मत लगाओ, वहां जाओ, उसे देखो, उसे महसूस करो, वहां टाइम स्पेंड करो, तब आपको एक्चुअलिटी पता पड़ेगी कि वो जगह कितनी अच्छी है। दैट इज द विजिटेबल प्लेस, कि वो जगह विजिट करने लायक है। ठीक है, तो यहां पर भी हमारा जो ऑथर है वो यही कह रहा है कि मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा, लेकिन आप अग्री करेंगे मेरी बात से कि अगर आप किसी जगह को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आपको उसे विजिट करना जरूरी है। What I am going to tell you is something that happened 10 years ago। जो मैं आपको बताने वाला हूं वो कुछ ऐसा है जो 10 साल पहले हुआ है, यानी कि जब कहानी लिखी जा रही है उससे 10 साल पहले की घटना बताई जा रही है। ठीक है, वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश। हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग नहीं है जो अंग्रेजी जानते हों। देन तभी आर विलेज अकाउंटेंट was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study। तभी हमारे गांव के जो अकाउंटेंट हैं, जो मुंशी हैं, वो पहले व्यक्ति बने जिनमें इतना साहस था, इतना करेज था टू सेंड हिज सन टू बैंगलोर, कि वो अपने बच्चे को बैंगलोर भेजे टू स्टडी, पढ़ने के लिए। इट इज डिफिकल्ट नाउ, ये अब मुश्किल है। देयर आर मैनी हु न्यू इंग्लिश, नो इंग्लिश। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, जो छुट्टियों का समय होता है, यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट। अब आप संयोग से हर सड़क पर उनसे मिल सकते हैं या वो आपको दिख जाते हैं टॉकिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बात करते हुए। दोज डेज, उन दिनों में, वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, यानी कि 10 साल पहले हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा, और जब हम कन्नड़ में बात करते थे तो बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स भी नहीं लाते थे। अब देखो क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं कि जब लैंग्वेज मिक्स हो जाती है तो उसकी ब्यूटी बढ़ जाती है, और कुछ लोग जो ऐसा मानते हैं कि किसी लैंग्वेज की प्योरिटी बनी रहनी चाहिए। अगर आप किसी भाषा में बात कर रहे हैं तो उसी भाषा के शब्दों का प्रयोग कीजिए। तो जब कन्नड़ भाषा की बात आती है तो ये कह रहे हैं कि जैसे अपन हिंदी में बात करते हैं और बोलते हैं कि टाइम क्या हुआ है, अब टाइम वर्ड हिंदी का है, इंग्लिश का है। तो अगर मैं सामान्यतः हिंदी में भी पूछ रहा हूँ टाइम क्या हुआ है,
तो टाइम वर्ड तो इंग्लिश का है, आ गया हिंदी के अंदर घुस गया। लेकिन कन्नड़ लैंग्वेज के लिए कह रहा है कि हम ऐसे बीच बीच में स्लिप इन नहीं करते थे वर्ड्स। हमारी तो कन्नड़ मतलब प्योर कन्नड़ चलती थी, फिर उसमें कोई दूसरी लैंग्वेज या खास करके इंग्लिश के वर्ड्स नहीं होते थे। वॉट हैज हैपेंड इज डिसग्रेसफुल, बिलीव मी, जो कुछ भी हुआ वह अपमानजनक है, बहुत ही बुरा है, आप मेरा विश्वास कीजिए। द अदर डे आई वॉज इन रामाराव हाउस, एक दिन की बात है, अदर डे का मतलब एक बार की बात है, आप ऐसा उसको ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, वंस अपॉन अ टाइम के टाइप में, ठीक है। मैं रामाराव के घर पे था, व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, जब वो एक बंडल लेके आए फायरवुड का। फायरवुड का मतलब होता है जलाऊ लकड़ी, यानी कि गांव में जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं जंगल की तरफ, और जंगल में जो सूखी लकड़ियां होती है वो काट करके शाम को चूल्हा जलाने के लिए लेके आते हैं, तो वो जो लकड़ियां लाई जाती है उसे फायरवुड कहा जाता है, ठीक है। रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट, और रामाराव का बेटा आया उसके लिए पैसे देने। ही आस्क्ड द विमेन, उसने औरत से पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, मैं आपको कितने पैसे दूं। 4 पीस, 4 पैसा। शी सेड, उसने कहा 4 पैसा मतलब 4 पैसा, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो उस हिसाब से 4 पैसा मांगा। शी सेड, उसने कहा, द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और लड़के ने उससे कहा कि उसके पास छुट्टे पैसे नहीं है ना, रेजगारी भी बोलते हैं, मतलब कॉइन नहीं है उसके पास, चेंज नहीं है, छुट्टे पैसे नहीं है, और उसे कहा कि आप एक काम करना, कल सुबह आकर के पैसे ले जाना, जो लकड़ियों के 4 पैसे आपको देने हैं वो कल सुबह दे देंगे। देखो औरत है ये जो ऊपर सर पे लेके आ रही है ना, यही है फायरवुड, ठीक है। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, लेकिन वो बेचारी गरीब औरत जो है, बेचारी औरत, वो समझ नहीं पाई अंग्रेजी वर्ड के चेंज नहीं है। उसने कहा मेरे पास चेंज नहीं है। अब वो ये तो समझ गई मेरे पास नहीं है, लेकिन चेंज क्या होता है वो नहीं उसे पता था। चेंज का मतलब होता है छुट्टे पैसे। एंड वेंट अवे अटरिंग टू हरसेल्फ, यानी कि और वो वहां से चली गई अपने मन में बोलते हुए, बड़बड़ाते हुए, बुदबुदाते हुए। आई टू डिड नॉट नो, और मुझे भी नहीं पता था कि इसका मतलब क्या होता है। लेटर, बाद में, व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब मैं रंगा के घर गया, एंड आस्क्ड हिम, और मैंने उससे पूछा, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा चेंज का मतलब होता है छुट्टे पैसे। तो तब मुझे समझ में आया जब रंगा ने मुझे ये बात समझाई। द प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि अमूल्य वस्तु जो है अंग्रेजी भाषा, वॉज नॉट सो विस्पर्ड इन आवर विलेज अ डेकेड अगो, यानी कि 10 साल पहले, 1 दशक से पहले बहुत ज्यादा हमारे गांव में अंग्रेजी भाषा नहीं बोली जाती थी। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, इसीलिए रंगा का पढ़ाई लिखाई करके बेंगलोर से वापस घर लौटना एक हमारे लिए बहुत बड़े उत्सव जैसी बात थी, एक बहुत बड़ी घटना थी। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग जो हैं तेजी से दौड़ते हुए उसके घर के दरवाजे तक गए, अनाउंसिंग, घोषणा करते हुए, द अकाउंटेंट्स सन हैज कम, मुंशी का बेटा या अकाउंटेंट का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर, वह लड़का जो अपनी पढ़ाई के लिए बैंगलोर गया था अब यही है, मतलब वापस आ गया है। इट सीम्स, ऐसा लगता है। एंड कम रंगा इज हियर, आ जाओ आ जाओ, चलो, अरे तुम भी चलो, अरे रंगा आ गया, अरे भाई भाई चलो रंगा। तो वो एक उस तरह का गाँव में हुड़दंग वाला जो एटमॉस्फेयर होता है वो यहाँ पर हो रहा है। लेट्स गो एंड हैव अ लुक, चलो चल करके उसे देख लेते हैं। यानी कि एक आदमी जो है जिसे पता चल गया कि रंगा आ गया है, वो बस भागे हुए निकल रहा है और सबको, चलो अरे रंगा आ गया, अरे भाई मुंशी जी का छोरा आ गया, चलो सब चलो उसके घर के वहाँ पे उसको देख के आते हैं। तो देख के तो क्या, सींग थोड़ी निकल गए होंगे, पढ़ने ही तो गया था, जैसा गया होगा वैसे ही आया होगा। दिखने में, अपीरियंस में तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा चेंज हुआ होगा, लेकिन ये लोग एक्चुअली उसके अपीरियंस नहीं देखना चाहते, ये लोग उसके एटिकेट्स देखना चाहते हैं कि क्या सीख के आया है, क्या पढ़ के आया है। अब देखते हैं आते ही क्या करता है, कैसा इसका व्यवहार होगा, कैसे ये बात करेगा, अंग्रेजी बोलेगा कि नहीं बोलेगा या कन्नड़ में बात करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए सब लोगों में बहुत ज़्यादा जोश है और सब तेज़ी से दौड़ते हुए उसके घर की ओर जाते हैं, अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, और भीड़ से और ज़्यादा लोग आकर्षित हो रहे हैं। आई टू वेंट एंड स्टूड देयर इन कोर्टयार्ड, और मैं वहां जाकर मैं भी आंगन में खड़ा हो गया। एंड आस्क्ड, और मैंने पूछा, व्हाई हैव ऑल दीज पीपल कम, ये सारे लोग क्यों आए हैं। देयर्स नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, यहाँ कोई खेल दिखाने वाला कोई बंदर थोड़ी आने वाला है, करतब या मदारी वाला कोई बंदर थोड़ी आ रहा है यहाँ पर, जो तुम सबके सब यहाँ पर आकर के भीड़ लगा रहे हो। तो
गांव में यही होता है कि कोई भी छोटी से छोटी चीज होती है तो तुरंत भीड़ जमा हो जाती है, तुरंत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो बड़े बूढ़े लोग जो होते हैं वो फटकार भी देते हैं, यहाँ पे क्या मदारी का नाच होने वाला, सब आए हो निकलो यहाँ से। तो एक उस वे में थोड़ा सा ये कह रहा है। अ बॉय, एक लड़का, अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, जिसमें कोई दिमाग नाम की चीज भी नहीं, सैड, उसने कहा लाउड इन, बहुत जोर से, फॉर एवरी वन टू हियर, ताकि सभी लोग सुन सकें। वॉट आर यू डूइंग हियर देन? तो छोटा सा लड़का है, उसने कह दिया कि वाह ठीक है, आप हमें कह रहे हो यहाँ कौन सा मदारी का खेल हो रहा है, तो आप बताओ आप क्यों आए हो? यहाँ पे कौन सा मदारी का खेल होने वाला है? बंदर थोड़ी आने वाला है यहाँ पे कोई, तो आप क्यों आए हो? अ यंगस्टर इमेच्योर, एक ऐसा बच्चा जो छोटा है, अपरिपक्व है, उसमें अभी उतनी समझ नहीं है। एंड विदाउट एनी मैनर्स, और उसमें व्यवहार करने का तरीका भी नहीं है, मतलब छोटा बच्चा है भी, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना मुंहफट है, या जिसे अभी तक सारी चीजें जो शिष्टाचार है उसे उसने सीखा नहीं है, कर्टेसी को अच्छी तरह से भी सीखा नहीं है। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट, और इन सारी चीजों के बारे में देखते हुए, सोचते हुए, और नाउ ऑफ द पास्ट, जो कि उस समय में पास्ट में घटित हुई थी, आई केप्ट क्वाइट, यानी कि मैं उसकी बात सुन के भी चुप ही रहा, मैंने उसे पलट के जवाब नहीं दिया, क्योंकि पता है ना पहले ही मुंह पटे अगर पलट के जवाब दिया और कुछ उल्टा बोलेगा, बेइज्जती करेगा 3 जगह और, इसलिए चुप रहने में भलाई है। सीइंग सो मेनी पीपल देयर, बहुत सारे लोगों को वहां देख करके, रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, रंगा जो है अपने घर से बाहर आया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, कि हम सभी लोग अंदर जाएं, द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा, तो अगर हम सभी लोग अंदर जाते हैं तो ये ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा बन जाएगा, यानी कि सबसे, कलकत्ता का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका। थैंक गॉड इट डिड नॉट, भगवान का शुक्र है कि सबने ऐसा नहीं किया, सबने उसका गेट खुलते ही घर में घुसने की प्रयास नहीं किया। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months अगो, केवल 6 महीने के लिए तो गया था, तो सभी लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए ये देख करके कि रंगा जो है बिल्कुल वैसा ही था, बिल्कुल सेम टू सेम था जैसा कि वो 6 महीने पहले जाने से पहले था, यानी कि 6 महीने पहले जैसा था आज भी दिखने में बिल्कुल वैसा ही था। When he had first left our village, जब उसने सबसे पहली बार हमारा गांव छोड़ा था, वरना बचपन से लेकर 6 महीने पहले तक वह हमेशा गांव में ही रहा था, 6 महीने पहले पहली बार वह बेंगलोर गया था। An old lady who was near him ran her hand over his chest, तो एक ओल्ड लेडी जो है उसने अपना हाथ उसकी छाती पर रखते हुए उसे उसके पास गई। लुक्ड इनटू हिज आईज एंड सेड, उसने उसकी आंखों में देखा और कहा द जनेव इज स्टिल देयर, जनेव जो है अभी भी वही है। अब जो लोग नहीं जानते जनेव क्या होती है ना, तो हिंदू समाज में एक संस्कार होता है जिसे कहा जाता है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार के अंदर एक 3 धागे वाली सफेद रंग की, या तो सफेद रंग की या पीले रंग की, जो एक इस तरह के आपने देखा होगा ब्राह्मण्स पहनते हैं, ठीक है, उसे जनेऊ कहा जाता है। तो जनेऊ जो है अभी भी है, यानी इसने अभी भी जनेऊ पहन रखी है। ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, इसने अपनी जाति को भूला नहीं है, यानी कि अभी भी जो जाति के नियम कायदे हैं, यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण करने के बाद जिन कस्टम्स को, जिन ट्रेडिशंस को फॉलो करना होता है, उसे भी ये फॉलो कर रहा है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, और वो ये ऐसा कहकर चली गई। रंगा लाफ्ड, और ये देख करके रंगा हंसने लगा कि मैं केवल 6 महीने के लिए तो गया था, जाति थोड़ी छोड़ के भाग जाऊंगा, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें इससे ही संतुष्टि मिली, तो रंगा इससे भी खुश था। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, लेग्स, आईज एंड नोज, एक बार जब सभी ने मिलकर के ये महसूस कर लिया, रियलाइज कर लिया कि रंगा के अभी भी वैसे ही हाथ हैं, वैसे ही पैर है, वैसी आंखें, वैसी नाक, द क्राउड मेल्टेड अवे, तो क्राउड जो है वो धीरे धीरे जाने लगा। लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन चाइल्ड्स माउथ, जैसे कि शुगर का एक ढेला जो है वो जैसे ही बच्चा अपने मुंह में रखता है वो पिघलने लग जाता है और चारों तरफ फैलने लग जाता है, वैसे ही ये भीड़ जो है ये तितर बितर होके जाने लगी। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन मैं वही खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, जब सभी लोग वहां से चले गए, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा आप कैसे हैं, तुम कैसे हो, इज एवरीथिंग वेल विथ यू, क्या तुम्हारे साथ सभी ठीक है, कैसा रहा पढ़ाई वगैरह सब अच्छे हो तुम। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, और केवल तभी हुआ जब रंगा ने मुझे नोटिस किया कि अच्छा ये भी आए हुए हैं। ही केम नियर मी
एंड डिड अ नमस्कारा रेस्पेक्टफुली, वो मेरे पास आया और उसमें जैसे रेस्पेक्टफुली एक शिष्टाचार के तौर पर जैसे अपने बड़ों को नमस्कार किया जाता है, चरण स्पर्श किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, वैसे ही उसने किया। सेइंग कहते हुए आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल सही हूं, विथ योर ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद के साथ, यानी कि आपके आशीर्वचन से सभी कुछ कुशल मंगल है, सभी कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, रंगा का जो चरित्र है उसके एक चारित्रिक विशेषता में जो एक विशेष एस्पेक्ट है, जो एक विशेष उसकी चारित्रिक विशेषता है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ही न्यू व्हेन इट वुड बी हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, यानी कि वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि ये एडवांटेज होगा, इसका उसे लाभ मिलेगा, टू टॉक टू समवन, कि जब वो किसी से बात करे, राइटली असेस्ड, कि वो सही तरीके से जांच कर सके, पीपल्स वर्थ, लोगों की योग्यता को, यानी कि जब भी वो किसी से बात करता था, ये रंगा की विशेषता थी कि जब भी किसी से बात करता था तो सामने वाले व्यक्ति को देख के बात करता था। 6 महीने बेंगलोर रह के आए हूँ, अंग्रेजी सीख के आए हूँ, तुम्हारे जैसे बहुत आते, नो, नॉट दैट एटीट्यूड। जिससे भी बात कर रहा है, बड़ा है, रेस्पेक्ट दे के बात कर रहा है, बराबर का है, कोई एटीट्यूड नहीं। एटीट्यूड मतलब नेगेटिव सेंस में बोल रहा हूँ, एटीट्यूड का रियल मीनिंग कुछ और होता है, देख के बताना एटीट्यूड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। लेकिन जिस सेंस में हम यूज करते हैं, अरे बड़ा एटीट्यूड है इसमें, वो एटीट्यूड में बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। तो वैसा एटीट्यूड नहीं, बराबर का है तो हंसी मजाक वाले के साथ बराबर से बात करना, छोटा है तो प्रेम पूर्वक बात करना। तो एटीट्यूड का एक नेगेटिव मीनिंग तो हम सभी लोग जानते हैं, बहुत एटीट्यूड है, उस सेंस में यूज करते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एटीट्यूड, बताइए कमेंट के अंदर, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, जैसा कि उसने मुझे नमस्कार किया, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, उसने आज के लोगों की तरह उसने मुझे नमस्कार नहीं किया। विद हिज हेड अप टूवर्ड्स द सन, ऐसे सर उठा के, हाँ नमस्कार, अप टू द सन का मतलब ऊपर देखते हुए। स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट्स, जैसे कि जिसमें बिल्कुल एक खंबे की तरह बिल्कुल सीधा खड़ा हो, जिसमें कोई जॉइंट्स ना हो। जर्किंग, ऐठन लाते हुए, अपनी बॉडी को ऐसे अकड़ करते हुए, ज्यादा अकड़ दिखाते हुए। हिज बॉडी एज इफ इट वॉज आइदर अ वॉन्ड और अ वॉकिंग स्टिक, जैसे वो कोई जादू की सीधी छड़ी हो या कोई डंडा जिससे बूढ़े लोग सहारा लेके चलते हैं। मतलब इन सबका एक ही मतलब है, वो बिल्कुल सीधा खड़ा रह के यूं ऊपर, बिल्कुल एटीट्यूड में ऊपर की तरफ देखते हुए नमस्कार नहीं करेगा, हाँ साहब नमस्कार आ गया मैं, आप कैसे हो, उस तरीके से नहीं। नॉर डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, ना केवल उसने अपने हाथों को जोड़ा। ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो नीचे झुका मेरे पैरों को छूने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए। मे यू गेट मैरिड सुन, तुम्हारा शीघ्र ही विवाह हो, यानी कि जब भी हम अपने से बड़े बूढ़ों का अभिवादन करते हैं तो वे आशीर्वाद देते हैं, और उनके आशीर्वाद में कहते हैं इतनी ताकत होती है कि आपके भाग्य से जो मुसीबतें आने वाली हैं वो भी टल जाती हैं। इसके लिए संस्कृत में कहा गया एक बहुत अच्छा श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि यस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, यानी कि जो अभिवादनशील होता है और नित्य ही वृद्धों की सेवा करने वाला होता है, उसकी 4 चीज़ों में हमेशा वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीज़ें उसकी हमेशा बढ़ती रहती है। जो अभिवादनशील होता है, जो लोगों को एड्रेस करके और उन्हें अच्छे से नमस्कार करता है या प्रणाम इत्यादि करता है। आपकी शादी जल्दी हो, आई सेड ब्लेसिंग हिम, मैंने कहा उसे आशीर्वाद देते हुए। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंटरीज आई लेफ्ट, और कुछ हंसी मजाक की बात करके, कुछ आनंद के पल उसके साथ बिता करके मैं वहां से चला गया, मैं वहां से निकल गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, रंगा केम टू माई होम विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, तो जब दोपहर में मैं आराम कर रहा था तो रंगा मेरे घर आया और उसके हाथ में 2, यानी अ कपल ऑफ का मतलब क्या होता है, एक जोड़ा, यानी कि 2 उसके हाथ में ऑरेंजेस थे, संतरे थे। अ जेनरस कंसिडरेट फेलो, यानी एक बहुत ही उदारवादी, और कंसिडरेट का मतलब होता है विचारशील, यानी कि बहुत ही आदर्श तरीके से, उदार तरीके से और विवेकशील तरीके से कार्य करने वाला व्यक्ति। कितना अच्छा कहा गया है यहाँ पे रंगा के लिए। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी,
इसके लिए अच्छा होगा कि इसका विवाह हो जाए, इसकी शादी हो जाए, सेटल डाउन, ये अपने जीवन में व्यवस्थित हो जाए, एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, और समाज के सेवा का काम शुरू करे। आई थॉट, मैंने विचार किया, फॉर अ वाइल, कुछ क्षण के लिए, वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, और हमने इधर उधर की बातें की। देन आई केम टू द पॉइंट, उसके बाद मैं मेन मुख्य मुद्दे की बात पे आया। रंगप्पा, मैंने कहा रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, तुम शादी के बारे में क्या विचार है भाई, शादी वादी कब कर रहे हो? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, उसने कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। जो कि जनरली आप किसी से भी आप इस तरह की बात कीजिए जिसका शादी की उम्र हो या जो शादी के लायक हो, कि यार शादी वादी का, अरे मेरे को नहीं करनी भी शादी, तो ये एक बहुत कॉमन आंसर है, ठीक है। अनकॉमन आंसर तो ये होता है कि तेरे क्या मतलब है तेरी हो गई ना, खुश रहे, मेरे पीछे क्यों पड़ा है, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। तो यहाँ पर उसने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, क्योंकि वो बहुत ही कॉन्शियस व्यक्ति है, तो वह बहुत ही सभ्यता और शालीनता से उसे जवाब देता है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, या मैं अभी शादी करने के बारे में विचार नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट। वाई नॉट, क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो, क्यों नहीं, मुझे तुम्हारे लिए सही लड़की ढूंढनी होगी। आई नो एन ऑफिसर, मैं एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूँ जिसके भी केवल 6 महीने पहले शादी हुई है। ही इज अबाउट 30, और पता है उसकी उम्र कितनी है? 30 साल का है वो, एंड हिज वाइफ इज 25, और उसकी पत्नी की उम्र भी 25 साल है पूरी। तो अब यहां पर ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? ये जिस गांव से, जिस रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, वहां पर बाल विवाह की प्रथा है, यानी कि बहुत अल्प आयु के अंदर ही 11, 14, 15 में ही शादी हो जाती है लोगों की। तो यहां पर ये इसके लिए इतनी बड़ी बात क्यों है कि पता है लड़का 30 साल का हो गया, लड़की 25 साल की, तब जाकर के बता अब जाके शादी करी उसने, क्या मतलब है? तो वो उस वे में कह रहा है, सरकास्टिक वे में कह रहा है इसको। हालांकि अपनी जनरेशन के हिसाब से तो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले की जो जनरेशन थी उसके अकॉर्डिंग ये चीज अलग थी। आई एम टोल्ड, मुझे कहा गया, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, कि वो क्या एबल होंगे एक दूसरे से अच्छे से प्रेम पूर्वक बात करने में। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, चलो ये मान लेते हैं, ऐसा कह देते हैं कि मैं एक बहुत ही यंग लड़की से, बहुत छोटी उम्र की आयु की लड़की से शादी कर लेता हूं। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, तो वो मेरे प्यार से कहे हुए शब्दों को भी ऐसे समझेगी जैसे कि मैंने तो गुस्से में कहा है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या बता रहा है कि जो हमारे भाई साहब हैं, ये रंगप्पा भाई साहब, ये कह रहे हैं, बोले कि मान लो चलो मैं शादी कर भी लेता हूं एक बहुत कम अल्पायु की लड़की से, और मैं प्यार से उसे कुछ कहूं और उसे लगे कि ये तो गुस्से में कह रहा है। रिसेंटली, हाल ही में, अ ट्रूप, एक दल इन बैंगलोर, जो कि बैंगलोर में था, स्टेग्ड द प्ले शकुंतला, उसने मंचन किया था, स्टेज्ड किया था। स्टेज्ड का मतलब होता है कि स्टेज पे जाकर के ड्रामा परफॉर्म किया था, और उस ड्रामा का नाम क्या था? शकुंतला। शकुंतला जो है वो एक बहुत ही फेमस ड्रामा हुआ है जो कालिदास जी ने लिखा है, और एक्चुअली उसका नाम शकुंतला तो नहीं है, लेकिन इन्होंने जो ड्रामा परफॉर्म किया उसका नाम इन्होंने शकुंतला रखा होगा। उस ग्रंथ का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। दुष्यंत की और शकुंतला की कथा है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है, बहुत ही लाजवाब कथा है। आप कभी, आपको समय मिले, अपनी जो मेजर स्टडी बुक्स हैं उनसे अगर कभी समय मिले तो आपको अभिज्ञान शाकुंतलम अवश्य पढ़नी चाहिए। संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। उसमें उपमा का जो है वो बहुत अच्छा दे रखा है, मतलब बढ़िया किताब है, मैंने पढ़ी है, मेरे कोर्स में भी थी तो मुझे पढ़नी थी। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर यंग लाइक अ प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर, तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं उठता कि दुष्यंत जो है वो शकुंतला के प्रेम में पड़ जाता अगर वो उतनी ही यंग होती जितनी की प्रेजेंट डे ब्राइड्स हैं, अभी के समय की जो दुल्हने हैं वो। इज देयर, क्या ऐसा होता? वॉट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्ले, तो कालिदास का ये जो नाटक है, जो प्ले है, इसका क्या होता? कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं, उसके लेखक हैं। इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज मिच्योर, अगर कोई व्यक्ति शादी करता है तो वह लड़की मिच्योर होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं तो, मिच्योर का मतलब है परिपक्व होनी चाहिए, वैचारिक तौर पर परिपक्व होनी चाहिए, नहीं तो वन शुड रिमेन अ बैचलर, नहीं तो कोई व्यक्ति जो है उसे आजीवन कुंवारा ही रहना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसीलिए मैं अभी विवाह नहीं कर रहा हूं, या इसीलिए अभी मैं शादी नहीं कर रहा हूं। यहां पर बड़ा कंफ्यूजिंग सा मामला हो गया है।
कि दुष्यंत कौन है, वो प्यार में गिर गया, मतलब प्यार में तो क्या गिर गया, उसे प्यार हो गया शकुंतला से। और ये कह रहा है कि अगर वो आज की तरह बहुत छोटी सी बच्ची होती 8, 10, 12 साल की, तो क्या दुष्यंत को प्यार होता? और अगर दुष्यंत को प्यार नहीं होता तो फिर बेचारे कालिदास के नाटक का क्या होता? कालिदास कौन सा ड्रामा लिखता? फिर इसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊंगा, बाकी फिर आपको जब टाइम मिले आप एक बार किताब पढ़ सकते हैं और उसकी बहुत सारी समरीज भी अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की। तो राजा दुष्यंत है, वन में जाते हैं आखेट खेलने के लिए, शिकार करने के लिए। वहाँ पर उन्हें शकुंतला मिलती है, शकुंतला से उन्हें प्रेम हो जाता है। उसमें भी एक थोड़ी सी मिस्ट्री है कि एक क्षत्रिय होते हुए मेरा धर्म इतना निर्बल नहीं हो सकता कि एक ब्राह्मण कन्या से मुझे प्रेम हो जाए। एक बहुत ही आकर्षक वहाँ पर एक वो बनता है। बाद में जब पता चलता है कि भगवान विश्वामित्र की पुत्री हैं वो, जो कि कर्म से ब्राह्मण हैं परंतु जन्म से क्षत्रिय हैं, और उनके साथ में फिर उनका विवाह संस्कार कर दिया जाता है। वो उन्हें एक मुद्रा दे देते हैं, एक अंगूठी दे देते हैं कि मैं कुछ समय में लौट करके वापस आऊँगा और फिर तुम्हें राजभवन ले चलूँगा। लेकिन काफ़ी समय तक जब वो नहीं आते हैं, उनका एक पुत्र भी होता है, अंगूठी खो जाती है, उन्हें एक श्राप मिलता है ऋषि का, कि जिसके शकुंतला जो है उन्हें श्राप मिल जाता है ऋषि का कि जिसके ख्यालों में तुम खोई बैठी हो वो तुम्हें भूल जाएगा। यानी कि वो तुम्हारे सारे ख्यालों को भूल जाएगा, जिसके ख्यालों में तुम खोई बैठी हो और तुमने आए हुए ऋषि का स्वागत सत्कार नहीं किया। तो उस श्राप की वजह से शकुंतला से वो रिंग खो जाती है, और जब वो वहाँ जाती है राजमहल में राजा के सामने, तो राजा उसे नहीं पहचानता उस श्राप की वजह से। बाद में पता चलता है कि वो अंगूठी जो है वो एक पानी में गिर गई थी नदी में, वहाँ एक मछली ने खा ली, और मछली को जब मछुआरा लेकर के जाता है राजा के पास में, बड़ी सी मछली, तो उसको काटते हैं, उसमें से निकलती है वो रिंग, जिसको देख करके राजा को सारा वृतांत याद आ जाता है। क्योंकि शकुंतला जो है माफ़ी मांग लेती है, तो वो कहता है कि अगर अभिज्ञान का मतलब होता है वापस से याद आ जाना, है ना, तो उस अंगूठी के माध्यम से अभिज्ञान होता है, यानी कि पुनः याद आ जाता है राजा दुष्यंत को शकुंतला के विषय में, और वो पूरा वृतांत जो कि जंगल में रहता है, जंगल में होता है, सारी घटनाक्रम जो होती है वो उसे फिर से याद आ जाता है। तो अब यहाँ पर ये बात है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला दोनों ही बहुत मिच्योर लोग हैं, उनके बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग हुई, आपसी अंडरस्टैंडिंग से उनके बीच में प्यार हुआ और उससे उन्होंने शादी की। तो वो कहता है कि अगर शकुंतला कोई 10-12 साल की लड़की होती जिसे अक्ल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है उसको अपने जीवन में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, या किस तरह का वर चाहिए, किस तरह का घर चाहिए, किस तरह का करियर चाहिए, अगर ऐसी कोई लड़की होती है तो क्या राजा दुष्यंत को प्यार होता है क्या शकुंतला से? तो मैं भी कह रहा हूँ नहीं होता बिल्कुल नहीं होता, किसी कीमत पे नहीं होता। तो यही यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति अगर एक मैच्योर लड़की से शादी करता है, एक परिपक्व लड़की से, समझदार लड़की से शादी करता है, तो ठीक है, नहीं तो उसे आजीवन कंवारा रहना चाहिए। इसीलिए मैं शादी अभी नहीं करना चाहता। इज देयर एनी अदर रीजन? क्या कोई और कारण है? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। एक आदमी को एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वह प्रशंसा कर सके, जिसे वह एडमायर कर सके, है ना, जिसके बारे में अच्छा कह सके। वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस। अभी हमारे पास क्या है? जो अरेंज मैरिजेस है। अरेंज मैरिज आप सभी लोग जानते होंगे, घर वाले लड़की देखते हैं, लड़का देखते हैं, दोनों को मिलाया जाता है, हाँ भाई ठीक ठीक शादी कर लो, चलो खत्म। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विथ मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर साइड। अब यहाँ पे बहुत अच्छा कहा गया है कि कोई भी एक लड़का जो है ऐसी किसी लड़कियों को कैसे एडमायर कर सकता है जिसके एक तरफ गाल पे तो जो है क्या बोल सकते हैं, यानी कि उस लड़की के एक तरफ जो है वो तो दूध के धब्बे लगे हुए हों उसके चेहरे पर, और दूसरी तरफ से गाल गीला हो, और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो व्हाट इज टू बाइट हर फिंगर्स, और इतनी छोटी हो या फिर कि शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, के उसे ये भी ना पता हो कि अपनी उंगलियों को कैसे खाया जाता है। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर ग्राउंड, यानी कि एक जो है दो लोगों की शादी करा दी, एक तो है नीम चढ़ा और दूसरा है करेला, यानी कि दो कड़वे लोगों को आपस में एक साथ मिला दिया। तो ये कहता है कि भाई अगर ऐसी मिसमैच जोड़ियां होती है तो फिर सत्यानाश नहीं भाई सवा सत्यानाश होता है। तो ये इसका कहना है। जो हमारे रंगा भाई साहब है वो कह रहे हैं कि एक तो नीम का पेड़ और दूसरा करेला। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही रंगा सेड, रंगा ने कहा लाफिंग, हंसते हुए, आई वॉज डिस्ट्रेस दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर। जिसके बारे में मैं सोच रहा था कि जो व्यक्ति, जो लड़का
अच्छा पति बनेगा वो तो पहले ही कंवारा रहने की यानी बैचलर रहने के बारे में तय कर चुका है, ये सोच करके मैं निराश हो गया। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, जब थोड़ी देर और बात की उसके बाद में रंगा लेफ्ट, रंगा वहां से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, मैंने तभी अपना निश्चय कर लिया था या तभी मैंने तय कर लिया था दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं इसकी शादी करवा के ही रहूंगा, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। तो यहां से अब एक स्टोरी शुरू होगी जो हम सेकेंड हाफ में देखेंगे। फर्स्ट हाफ में हम लोगों ने जो चीजें देखी उसको आप देख करके रखिए। रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रंगा की थ्योरी से आप लोग कितना अग्री करते हैं कि क्या एक लड़के को ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए, या एक लड़की भी अगर कोई हो उसे अपने होने वाले फ्यूचर हस्बैंड में क्या यही सारी क्वालिटीज देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, या इससे कुछ अलग क्वालिटीज हो सकती हैं आज के मॉडर्न वर्ल्ड में। तो आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट आर द क्वालिटीज फॉर अ गुड हस्बैंड और अ गुड वाइफ या अ गुड ब्राइड एंड ग्रूम? आपको क्या लगता है कि क्या वो अच्छी खासियत हो सकती है, और कैसे आप किसी इंसान को जज कर सकते हैं कम से कम समय के अंदर कि क्या उसमें वो क्वालिटीज हैं कि नहीं है? अगर आप लोगों के पास ऐसे कोई आइडियाज़ हैं प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो टिल दैट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।